नमस्कार साथियों, स्वागत है गोल गुरु एकेडमी पर। देखिए, हमारी जो लैब असिस्टेंट की क्लासेस चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम आज फिर से एक नई क्लास के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो चल रहा था, उसमें हमने कल मापनी का अध्ययन किया था। तो अब हमारा जो मुख्य पार्ट है वो आज हम लेके आए हैं मानचित्र प्रक्षेप। देखिए, मानचित्र प्रक्षेप मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है? जैसे प्रकाश की सहायता किसी वस्तु है उसको दीवार पर देखना। प्रकाश की सहायता से हम कोई वस्तु उसको बड़ा दीवार पर देखना चाहते हैं तो वो प्रक्षेप कहलाता, प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है। अब मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार क्या है? जियोइड। तो उस ये 3D आकृति है, उस आकृति को हम समतल पर कैसे देख सकते हैं? इसी के लिए हमारे पास मानचित्र प्रक्षेपण की आवश्यकता हुई। तो देखिए, शुरू करते हैं मानचित्र प्रक्षेप। देखिए, मानचित्र प्रक्षेप क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? गोलाकार पृथ्वी, पृथ्वी का आकार हमारे पास क्या है? गोलाकार। अथवा किसी बड़े भूभाग को समतल पर सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल या भूगर्भीय ग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। अब देखिए, सिंपल शब्दों में कहते हैं, जो पृथ्वी या किसी भूभाग को हम उसका समतल पर प्रदर्शन करते हैं तो वो क्या होता है? मानचित्र प्रक्षेप। अब वो हम प्रकाश की सहायता से करते हैं या ज्यामितीय विधियों की सहायता से कर सकते हैं। तो मानचित्र प्रक्षेप क्या है? गोलाकार पृथ्वी, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? आकृति से क्या है? गोलाकार। अब एक साथ संपूर्ण भाग इसका हम एक साथ नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हम 3D को 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम पृथ्वी के एक साथ पूरे भाग को देख सकते हैं। इसलिए मानचित्र प्रक्षेप की हमारे पास आवश्यकता हुई। यानी गोलाकार पृथ्वी अथवा किसी बड़े भूभाग को समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश और ज्यामितीय विधियों, इन दो विधियों के द्वारा हम मानचित्र प्रक्षेपण बना सकते हैं। देखिए, शाब्दिक अर्थ। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ है किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार अथवा कपड़े पर प्रदर्शन करना। यानी कोई छोटी वस्तु है उसको प्रकाश की सहायता से दीवार पर बड़े रूप में देखना ही क्या है? मानचित्र प्रक्षेप। अब आवश्यक क्यों, आवश्यकता हमारे पास क्यों पड़ी? अब देखिए, पृथ्वी की आकृति है वो किसी एक गोलाब की तरह, जियोइड है। इस कारण इसके संपूर्ण भूभाग को शुद्धता के साथ समतल कागज पर प्रदर्शित करना संभव नहीं है, इसलिए प्रक्षेपों की आवश्यकता होती है। यानी जो पृथ्वी की गोलाब है आकृति, उसी के कारण हम उसको संपूर्ण भाग को एक साथ नहीं देख सकते। हम इधर वाला साइड देख रहे हैं, जैसे हमारे पास ये गोलाब है, हम जैसे अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं तो बाकी का महाद्वीप हमें नहीं दिखाई देता। अब इसी के लिए हमें मानचित्र प्रक्षेपण की आवश्यकता हुई है। तो मानचित्र प्रक्षेप क्या है? मानचित्र प्रक्षेप क्या है? पृथ्वी के किसी भूभाग को प्रदर्शित करने की एक कला है। अब देखिए, प्रक्षेपण में हमारे पास क्या क्या समस्याएं आती है। प्रक्षेपण में मुख्यतः 3 प्रकार की समस्याएं होती है। पहली है दिशा, डायरेक्शन। अब प्रक्षेपण में दो स्थानों के सापेक्ष स्थिति व दिशा में विकृति आ जाती है। अब हम दिशा को शुद्ध करते हैं तो दूसरे क्षेत्र में उसकी विकृति आ जाती है, दिशा शुद्ध करते हैं तो उसकी आकृति में विकृति आ जाती है, आकृति में विकृति आ जाती है, उसके क्षेत्र में विकृति आ जाती है, अर्थात एक साथ उसको संभव नहीं है। आकृति दिशा शुद्ध कर रखने पर उसका आकार में विकृति आ जाती है। हम मानचित्र प्रक्षेप में दिशा शुद्ध करते हैं, यानी मापने के आधार पर हम दिशा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं तो उसकी आकृति में क्या हो जाता है? विकृति परिवर्तित हो जाती है। क्षेत्रफल, दिशा व आकार में से कोई एक गुण बनाए रखने पर क्षेत्रफल अशुद्ध हो जाता है। हम दिशा शुद्ध करते हैं तो उसका क्षेत्रफल अशुद्ध हो जाता है, आकार में परिवर्तन करते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बदल जाता है। तो ये समस्याएं हमारे पास रहती है मानचित्र प्रक्षेप में, यानी तीनों चीजों को एक साथ हम शुद्ध नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें विकृतियां होती है। अब देखिए, मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है? एक जाल होता है, और ये जाल किसका होता है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। किसका होता है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूग्रिड। क्या कहते हैं? भूग्रिड। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? भूग्रिड कहते हैं। तो मानचित्र प्रक्षेपण क्या होता है? एक जाल होता है, रेखाओं का जाल, एक रेखा जाल कह सकते हैं हम इसको, रेखा जाल, जो किन रेखाओं का होता है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का
जाल होता है जिसे फुग्रिड कहते हैं। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। जैसे ये राजस्थान का मैप है। सिंपल से एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए देखिए अब राजस्थान की स्थिति है, 20 से जो देशांतर रेखा जाती है वो 74, और ये होती है 70। यहाँ से स्टार्ट होती है राजस्थान की 69, 3 से लेकर 78, 17, तो ये होगी 78। अब दो दो के अंतराल पर देखते हैं, 72, और ये होगी 76। ये क्या है? पूर्वी देशांतर है सर। भारत है वो पूरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये पूर्वी देशांतर। अब अक्षांश की स्थिति देखते हैं हम, तो ये हुई 27 डिग्री बीच में, और सबसे नीचे है वो कौन सी है? 24 डिग्री। शुरुआत कहाँ से? 23 डिग्री 3 मिनट से लेके, उसके बाद आती है 25 डिग्री, 26 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, ये 30 डिग्री। टोटल स्थिति 30 डिग्री 12 मिनट। ये है उत्तरी अक्षांश। तो देखिए मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है। अब ये क्या होता है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या होता है? जाल होता है, एक रेखा जाल होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब इन्हीं रेखा जालों पर ये हमारा भूग्रिड है, ये क्षेत्रफल है अलग अलग। अब इसको, ये स्थिति है इसकी। अब ये हम कोई भी हम मानचित्र बनाते हैं किसी स्थिरांक का या धरातल के किसी क्षेत्र का, तो हम क्या करते हैं, उसकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मिलाते हैं, तो वो एक क्षेत्र बनता है जिसे हम भूग्रिड कहते हैं। अब देखिए मानचित्र प्रक्षेप के आवश्यक तत्व, क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं। अक्षांश, पहला तत्व कौन सा है? जरूरी तत्व अक्षांश। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं। अब कल जो क्लास ली थी बेराराम जी सर ने, उसमें आपको अक्षांश और देशांतर के रूप में विस्तार से रूप में बताया हुआ है। तो देखिए हम सिंपल रूप में देखते हैं। अक्षांश क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा होता है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये किसी स्थान की भूमध्य रेखा या उत्तर से दक्षिण की कोणीय दूरी को दर्शाती है और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरा तत्व है हमारा देशांतर, लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ये भी एक काल्पनिक रेखा ही होती है। ये किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को दर्शाती है और स्थानीय समय तथा समय क्षेत्रों के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। तो देशांतरीय रेखाएं होती हैं जो अर्धवृत्त के रूप में होती है, और इसका मुख्य क्या है? समय के निर्धारण में। और तीसरा है वो है क्या? मापनी, स्केल। मापनी के बारे में हमने जो क्लास ली थी कल, उसमें विस्तार से बताया कि मापनी क्या है। मापनी क्या है? मानचित्र पर दो बिंदुओं की दूरी बटा धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी का अनुपात है, क्या है? मापनी है। मापनी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी का अनुपात क्या है? मापनी। ये मानचित्र पर दर्शाए जाने वाले विवरण के स्तर और उसके प्रतिनिधित्व की सटीकता को निर्धारित करता है। क्या करता है? सटीकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अब मानचित्र है उसकी सटीकता कितनी है, वो क्या होता है? मापनी के द्वारा निर्धारण होता है। तो ये तीन आवश्यक तत्व हैं, किसके हैं? मापनी इसके, मानचित्र प्रक्षेपण के। अब देखिए मानचित्र प्रक्षेपण का वर्गीकरण। अब किसके आधार पर कितने प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है उसका अध्ययन करेंगे। मानचित्र प्रक्षेपण का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया गया। पहला है प्रकाश के प्रयोग के आधार पर। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संदर्श और दूसरा है असंदर्श प्रक्षेप। अब देखिए प्रकाश का प्रयोग, हम ग्लोब पर है, इस ग्लोब पर प्रकाश का प्रयोग करके, प्रकाश का
प्रकाश डाल के जो समतल पर हम चित्र प्राप्त करते हैं वो होते हैं दो प्रकार के आधार पर होते हैं, एक तो संदर्श प्रक्षेप और दूसरा है असंदर्श प्रक्षेप। गुण के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। यथाकृतिक, समक्षेत्र प्रक्षेप, शुद्ध दिशा और समदूरस्थ प्रक्षेप। ये 4 प्रकार किसके आधार पर है? गुण के आधार पर। और तीसरा हमारा है रचना विधि के आधार पर। रचना विधि के आधार पर ये 4 प्रकार के हैं: शंकु, बेलनाकार, खमध्य और रूढ़ प्रक्षेप। अब देखिए पहला हमारे पास है प्रकाश के प्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक संदर्श और दूसरा है असंदर्श। अब संदर्श प्रक्षेप क्या होते हैं? देखिए, जब ग्लोब पर बने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेप सतह पर किसी बिंदु से प्रकाश स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाए तो यह संदर्श मानचित्र कहलाता है, यानी प्रकाश के द्वारा। यह है हमारा ग्लोब जैसे। अब यहाँ से किसी एक बिंदु से इस पर क्या डाला जाता है? प्रकाश। प्रकाश डाले जाते हैं तो हमारे समतल पर जो स्थिति प्राप्त होती है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल प्राप्त होता है, वो क्या होता है? मानचित्र। तो वो होता है संदर्श मानचित्र, यानी प्रकाश की सहायता से एक बिंदु से प्रकाश डाला जाता है जिससे समतल पर जो हमें आकृति प्राप्त होती है वो होता है मानचित्र। असंदर्श प्रक्षेप। संदर्श मानचित्र प्रक्षेपणों में गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए गए मानचित्र असंदर्श प्रक्षेप मानचित्र कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? इसमें गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, गणितीय विधियों का प्रयोग। अतः इसे गणितीय प्रक्षेप भी कहा जाता है और इसे ज्यामितीय प्रक्षेप कहा जाता है। तो असंदर्श प्रक्षेप है वो क्या होता है? गणितीय विधियों के द्वारा, इसका उपयोग होता है गणितीय विधियों के द्वारा बनाया जाता है। अब है गुण के आधार पर। गुण के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं: यथाकृतिक या शुद्ध प्रक्षेप। यथाकृतिक मतलब जिसकी आकृति शुद्ध होती है, वो कौन सा होता है? यथाकृतिक। अब आकृति जैसे दो अक्षांशों के बीच का कोई क्षेत्र है। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये देशांतर और ये अक्षांश रेखाएं, इसका बीच का क्षेत्र है, इसमें कोई इसकी जो आकृति एक्चुअल में जो आकृति ग्लोब पर है वही आकृति अगर हमारे पास समतल पर है, मानचित्र पर प्राप्त होती है, तो वो कौन सा होता है? यथाकृतिक मान प्रक्षेप। ग्लोब पर स्थित स्थान की आकृति को शुद्ध रूप से प्रदर्शित करने वाला प्रक्षेप, यानी जो ग्लोब पर आकृति है वही आकृति हमारे पास अगर मानचित्र में प्राप्त होती है, समतल सतह पर प्राप्त होती है, तो उसकी क्या होती है? आकृति शुद्ध होती है। उदाहरण के तौर पर मर्केटर, जैसे ये मर्केटर प्रक्षेप है। मर्केटर प्रक्षेप में क्या होती है विशेषता? इसकी विशेषता इसकी आकृति क्या होती है? शुद्ध। इसमें आकृति क्या होती है? शुद्ध होती है। त्रिविम, ध्रुवीय और खमज्य प्रक्षेप, इनमें भी कुछ स्थानों पर आकृति क्या होती है? शुद्ध होती है, सभी जगह नहीं होती, कुछ स्थानों पर। जैसे भूमध्य रेखा के मर्केटर भूमध्य रेखा के आसपास की आकृति क्या होती है? शुद्ध होती है। दूसरा समक्षेत्रफल प्रक्षेप। अब समक्षेत्रफल, इसका नाम से पता चला है इसमें क्या होता है? क्षेत्रफल समान होता है, यानी अक्षांश और देशांतर, ये भूग्रिड है, इस भूग्रिड का क्षेत्रफल अब जैसे देखिए अक्षांश और ये भूग्रिड है, इस भूग्रिड का क्षेत्रफल जो रियल में ग्लोब पर क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल अगर हमें मानचित्र पर प्राप्त होता है, प्रक्षेप पर प्राप्त होता है, तो क्या होता है? सम क्षेत्रफल प्रक्षेप। जिस प्रक्षेप में मानचित्र और ग्लोब पर समान अक्षांश और देशांतर बीच का क्षेत्रफल समान हो, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो बीच का क्षेत्रफल है अगर एक्चुअल में सेम वही क्षेत्रफल हमें समतल पर प्राप्त होता है, तो वो कौन सा है? समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहलाता है। उदाहरण के तौर बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप, मोलुइड प्रक्षेप या सिनोसोइडल प्रक्षेप या बोन प्रक्षेप, ये इसके उदाहरण है समक्षेत्रफल प्रक्षेप के। तीसरा है शुद्ध दिशा प्रक्षेप। अब इसमें दिशा को क्या रखा जाता है? शुद्ध। दिशा शुद्ध रखेंगे तो हमारे पास क्या होता है? क्षेत्रफल अशुद्ध हो जाता है, या आकृति में क्या हो जाता है? विकृति हो जाती है।
जिस प्रक्षेप में दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की दिशा ग्लोब के वृत्तवृत्त के समान हो तो वो कौन है, शुद्ध दिशा प्रक्षेप। यानी जो ग्लोब पर हमें वृत्तवृत्त की दिशा होती है वही दिशा हमें प्राप्त होती है समतल पर या मानचित्र में, तो वो कहलाता है शुद्ध दिशा प्रक्षेप। जैसे मर्कटर प्रक्षेप, ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, यहाँ पर हमें दिशा क्या होती है, शुद्ध प्राप्त होती है। जैसे ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप है, ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप में क्या होता है, ध्रुवीय, अब देखिए ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप में क्या होता है, ये ध्रुव है, यहाँ पर क्या रखा जाता है, एक समतल कागज रखा जाता है। अब इसमें फोकस कहाँ से डाला जाता है, प्रकाश के अंदर यहाँ से डाला जाता है, यहाँ पर इस पर प्रकाश डाला जाता है, एक कागज रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ध्रुव होता है वो तो एक्चुअल में क्या होता है, बिंदु के रूप में आता है। और देशांतर रेखाएं भी क्या होती है, हमारे पास जो चित्र आता है वो ऐसे प्राप्त होता है प्रक्षेप। तो इसमें क्या दिशा देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग होती है, तो दिशा क्या होती है हमारे पास, शुद्ध होती है। आगे बढ़ेंगे इसको। और चौथा है समदूरस्थ शुद्ध मापनी प्रक्षेप। इन प्रक्षेपों में एक या दो बिंदुओं से सभी दिशाओं में मापक्रम की संगति को बनाए रखा जाता है। यानी इसमें मापनी को क्या रखा जाता है, शुद्ध रखा जाता है। एक या दो जगह रखा जाता है और उस मानक वर्त के अकॉर्डिंग उसकी दिशा मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है। तो ये गुण के आधार पर चार प्रकार के, यथाकथिक यानी शुद्ध क्षेत्र प्रक्षेप, शुद्ध प्रक्षेप, दूसरा समक्षेत्र पर प्रक्षेप, तीसरा शुद्ध दिशा प्रक्षेप और चौथा समदूरस्थ यानी शुद्ध मापनी प्रक्षेप। अब रचना विधि के आधार पर वर्गीकरण। रचना विधि के आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, चार भागों में। पहला है शंकु प्रक्षेप, कोनिकल प्रोजेक्शन, शंकु के आकार की सतह पर बनाया गया प्रक्षेप। अब शुद्ध शंकु प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप, अब शंकु प्रक्षेप में क्या होता है, एक समतल कागज को लिया जाता है और उस समतल कागज को शंकु के आकार के रूप में लेकर और उसको ग्लोब पर रखा जाता है। जैसे अब इसमें क्या रहता है, कागज को शंकु के आकार में इस पर रखा जाता है। कागज है समतल कागज, उसको लेके शंकु के आकार में उसको क्या रखा जाता है, ग्लोब पर, और फिर इसको प्रकाश डाला जाता है। ये क्या करता है शंकु, पहली बात तो किसी एक मानक वर्ग को छूता है, एक अक्षांश वर्ग को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शंकु प्रक्षेप में क्या होता है, जो पेज पृष्ठ लेते हैं हम समतल पृष्ठ, वो क्या करता है, एक मानक वर्ग, एक अक्षांश वर्ग को छूता है। किसको छूता है, एक जगह पर अक्षांश वर्ग को छूता है, कहीं ना कहीं ये अक्षांश वर्ग को छुएगा, या एक से अधिक अक्षांश वर्गों को भी छू सकता है। अगर एक वर्ग को, एक अक्षांश वर्ग को छूता है तो उसे एक मानक आएंगे, दो को छूते हैं तो दो मानक, और दो से अधिक को छूता है तो इसे कहेंगे बहु मानक। तो क्या है, शंकु प्रक्षेप में क्या हो जाता है, एक पेज को समतल पृष्ठ को क्या करते हैं, शंकु आकार में ग्लोब पर रखे, फिर उसका प्रकाश की सहायता से उसको समतल पर उकेरा जाता है, जिसे शंकु प्रक्षेप का निर्माण होता है। दूसरा है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलन के आकार की सतह पर बनाया गया प्रक्षेप कौन सा होता है, बेलनाकार प्रक्षेप। अब अगला है बेलनाकार प्रक्षेप।
अब इसमें क्या होता है, बेलन की ग्लोब के चारों ओर बेलन के रूप में उसको लपेटा जाता है, समतल पृष्ठ को बेलन के रूप में इसके ऊपर रखा जाता है। तो ये कहां पर छुएगा, भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री पर। भूमध्य रेखा पर। अब इसको वापस हम समतल करेंगे तो हमारे पास ये ऐसा आएगा। वापस कागज को पूरा खोलेंगे तो हमारे पास ये ऐसा आएगा। इसमें भूमध्य रेखा वो ऐसी की ऐसी बनेगी, क्योंकि ये भूमध्य रेखा को टच कर रहा है। बाकी है वो धीरे धीरे, बाकी अक्षांश रेखाएं वो जैसे जैसे हम, अब देखिए हमारे पास ध्रुव है तो क्या है, 90 डिग्री क्या है, एक ध्रुव बिंदु के रूप में है। लेकिन इसमें क्या है, रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, अशुद्धता होती है। अब इसमें जो शुद्धता होती है वो कहाँ पर होगी, भूमध्य रेखा के आसपास के, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। तो बेलनाकार प्रक्षेप में क्या होता है, पट्टी के ग्लोब के ऊपर क्या रखा जाता है, बेलन के रूप में। कागज को किसके रूप में रखा जाता है, बेलन के रूप में। तीसरा है खमध्य प्रक्षेप। समतल सतह पर ग्लोब को स्पर्श करके बनाया जाता है, खमध्य। अब खमध्य प्रक्षेप में क्या होता है, कागज को ग्लोब पर कहीं पर एक बिंदु पर टच किया जाता है, ग्लोब पर कहीं पर भी हम इसको टच कर सकते हैं। ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर टच कर सकते हैं, पहली ध्रुवों पर। दूसरी, फिर हम कहा, भूमध्य रेखा पर। और तीसरा है कहीं पर भी बिंदु तिर्यक के रूप में, तिर्यक बिंदु के रूप में, तिर्यक रूप में। तो तीन टाइप से हम इसको टच कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कागज है, इसको हम ऐसे टच कर सकते हैं, फिर ऐसे, और एक तिर्यक के रूप में ऐसे। तो तीन प्रकार से हम इसको रख के इसका प्रक्षेप का निर्माण कर सकते हैं। अब खमध्य प्रक्षेप देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। अब देखिए ये ग्लोब है, इसको कहाँ पर, ध्रुव पर, ये कागज है, इसको कहाँ पर रखा हमने, ध्रुव पर रखा, और यहाँ पर इस पर प्रकाश डालते हैं किसी क्षेत्र में। तो अब हमें को क्या प्राप्त होगा, देखिए रियल में जो ध्रुव है, यहाँ से प्रकाश डाला तो ये हमारे पास देशांतर रेखाएं प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार। और ये अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा के आसपास जाते ये सिकुड़ जाती है आपस में, इनको, इनके बीच की दूरी वो कम प्रतीत होती जाती है। सामने से प्रतीत, ये तो एक्चुअल साइज में आएगी। इनमें क्या होती है, दिशा शुद्ध होती है। क्या होती है, दिशा शुद्ध होती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं वो सही प्राप्त होती है। ये क्या, एक ही ग्लोब का या तो उत्तरी गोलार्ध को बना सकते हैं या दक्षिणी गोलार्ध को, एक साथ एक ही गोलार्ध को बना सकते हैं। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध का नॉर्थ पोल का बनाया तो दक्षिणी गोलार्ध का ये नहीं दिखेगा, तो एक गोलार्ध का हम इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो खमज्य प्रक्षेप क्या होता है, समतल कागज को ध्रुवों पर रख के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर रख सकते हैं, दोनों पर रखे इसको बना सकते हैं। फिर भूमध्य रेखा पर बना सकते हैं, कागज को रखे भूमध्य रेखा पर, और तिर्यक में कहीं पर ऐसे कोई एक बिंदु उठा सकते हैं, वहां पर रख के इसका निर्माण
कर सकते हैं। और चौथा है रूढ़ प्रक्षेप। रूढ़ प्रक्षेप गणितीय विधियों से बनाया जाता है, इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही इसका निर्माण किया जाता है। जैसे मोलविड प्रक्षेप, मोलविड प्रक्षेप को निर्माण है कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होता है। तो ये हमारे 4 प्रकार के प्रक्षेप है, और रचना विधि के आधार पर शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप। तो हमने 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया था। अब देखिए संपूर्ण, अब आज का टॉपिक है वो इतना ही है कि हमने पढ़े थे मानचित्र प्रक्षेप के प्रकार। अब इन 3 प्रकार जो पढ़े थे, इन प्रकारों के आधार पर हम आगे कल वाली क्लास में पढ़ेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण करने की ये प्रक्रिया है वो पढ़ेंगे। अब देखिए हमने जो आज पढ़ा था वो मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा पढ़ी थी। मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है? पृथ्वी के किसी भूभाग को समतल पर प्रदर्शित करना ही क्या होता है? मानचित्र प्रक्षेप है। क्योंकि पृथ्वी का जो रियल आकार है वो क्या है? गोलाभ का है, यानी जियोइड के रूप में। अब उसको हम समतल पर एक साथ नहीं देख सकते, उसके लिए हमें मानचित्र प्रक्षेप का निर्माण की आवश्यकता हुई है। तो ये क्या होता है? एक रेखा जाल होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। इसमें हमने 3 मुख्य समस्याएं, दिशा, आकृति और क्षेत्रफल। अब तीनों को एक साथ हम शुद्ध नहीं कर सकते। हमें दिशा शुद्ध करनी है तो उसकी आकृति में विकृति होगी, आकृति करनी है तो उसके क्षेत्र में विकृति हो जाएगी। और अक्षांश और देशांतर और मापनी, ये 3 हमारे पास क्या है? आवश्यक तत्व होते हैं। मापक जरूरी होता है, मापक, देशांतर और अक्षांतर, इन तीनों के आधार पर ही हम मानचित्र प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। तो कल देखेंगे अगली क्लास में इन मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण। धन्यवाद।